नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे विजयनगर साम्राज्य में। आज मैं आपके सामने विजयनगर साम्राज्य के एक दूसरे ऐसे महान राजवंश की चर्चा लेकर के आया हूं जिसके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का यानी कि उपलब्धि वगैरह शासनकाल के नाम से पुकारा जाता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी कि विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था, जो शुरुआती वंश था, संगम वंश के बारे में, जिसमें हरिहर और बुक्का का अध्ययन किया था। और यानी कि संगम वंश के अंतिम शासक यानी कि विरूपाक्ष द्वितीय की मृत्यु के बाद में एक नए राजवंश का उदय होता है। वह राजवंश कौन सा है? वह सालुब वंश है। सालुब वंश का जो शासनकाल है वह 1485 ईस्वी लेकर 1505 ईस्वी, मात्र 20 वर्ष का शासनकाल रहता है सालुब वंश का। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं विस्तार पूर्वक यानी कि हमारे पास जानकारी का स्रोत है, लेकिन कहा जाता है कि उसका संस्थापक था वह नरसिंह था। उसने बाद में अपने आप को सालुब नरसिंह के नाम रख लिया और सालुब वंश की स्थापना कर दी। और इसके कुछ समय बाद में यानी कि उसका उत्तराधिकारी गया, उसका नाम था इमादी नरसिंह, जो कि सालुब वंश का अंतिम उत्तराधिकारी या फिर शासक था। अब सालुब वंश के बाद में एक और वंश आता है जो है तुलुब वंश, जो कि विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश थे। उसमें तीसरा, पहला संगम वंश था, दूसरा सालुब था, तीसरा तुलुब और चौथा अरावडू वंश था। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं यानी कि तीसरे वंश यानी कि तुलुब वंश। तुलुब वंश के अंदर यानी जो संस्थापक था वह था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने लगभग 1505 ईस्वी में तुलुब वंश की स्थापना की थी, जो कि तुलुब वंश का यानी कि शासनकाल है वो 1570 ईस्वी तक चला। लगभग 1500 यानी कि 5 से लेकर 1570 यानी कि 65 साल तक इनका शासनकाल चला। वीर नरसिंह, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की बात है, अगर सालुब वंश की बात की जाए तो अकेला नरसिंह नाम आएगा वहां पर। अगर तुलुब वंश की बात है तो वीर नरसिंह आएगा। यानी कि अगर जो सालुब वंश जो पहले वंश है उसमें नरसिंह आएगा, जो बाद में वंश आया सालुब वंश के बाद में तुलुब वंश आया उसका जो संस्थापक था वह वीर नरसिंह नाम से आएगा। यह बात ध्यान रखने वाली है। आगे यानी कि वीर नरसिंह के बाद में इसका जो छोटा भाई था वह विजयनगर साम्राज्य का शासक बना, और वह छोटा भाई और कोई नहीं था, वह कृष्ण देव राय के नाम से यानी कि जाना जाता है। अब देखते हैं आगे कृष्ण देव राय। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है कृष्ण देव राय है, जिनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा। 20 वर्षों के छोटे से शासनकाल के दौरान कृष्ण देव राय ने बहुत सी महान उपलब्धि धारण की, जिसके कारण से आप उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कृष्ण देव राय यानी 1509 से 1529 तक शासन किया। इसके अंदर उन्होंने कौन कौन से यानी कि प्रसिद्ध उपलब्धियां धारण की, हासिल की, इसके बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो सर्वप्रथम क्या है, विजयनगर का सबसे प्रतापी या प्रसिद्ध शासक था कौन? कृष्ण देव राय। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर बहुत सारे शासक आए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक अगर कोई था तो वह कृष्ण देव राय था। हमें इसके बारे में कहां से पता चलता है कृष्ण देव राय प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था? तो यानी कि उस समय लगभग 1526 के अंदर पानीपत के मैदान में यानी कि प्रथम युद्ध जीतने वाले पानीपत का बाबरनामा, अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि उस समय अगर भारत के अंदर को सबसे शक्तिशाली प्रतापी या प्रसिद्ध राजा था तो वह दक्षिण का विजयनगर का राजा कृष्ण देव राय था और कोई नहीं था। तो इसके बारे में पता चलता है कृष्ण देव राय कितना महान था। उसके बाद में यानी कि होगा बाबर ने अपने आत्मकथा में इसके बारे में चर्चा की है। इसके बाद में कृष्ण देव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज आदि उपाधियां धारण की। यानी कि आंध्र भोज यानी कि आंध्र के क्षेत्र को जीत लिया इसने, तो आंध्र भोज की उपाधि धारण की। और अभिनव भोज के मतलब उस जमाने के यानी कि जो परमार शासक थे राजा भोज, वो बहुत ही ज्यादा शिक्षित थे, तो उनका प्रभाव भी यानी कि इन पर बहुत ज्यादा था, और इसीलिए यानी कि उन्होंने आंध्र भोज जो है अभिनव भोज की 2 उपाधियां धारण की थी कृष्ण देव राय ने। आगे चलते हैं कि तो इनको मौजा युद्ध था, तो इन्होंने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को पराजित किया था। यानी गोलकुंडा के जो मैदान है वहां पर युद्ध हुआ था, इसमें उन्होंने भयंकर पराजय के शासक यानी कि कुतुब शाह को पराजित किया था कृष्ण देव राय ने। इसकी बहुत महान एक उपलब्धि है। आगे कृष्ण देव राय का जो युग है, जो समय पीरियड है, तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, गोल्डन पीरियड के नाम से पुकारा जाता है। अगर तेलुगु साहित्य का सबसे ज्यादा विकास किसी शासक के समय काल में हुआ तो वह कृष्ण देव राय था। इसीलिए यानी कि कृष्ण देव राय के समय को तेलुगु साहित्य का गोल्डन पीरियड या फिर क्लासिक युग के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण देव राय एक बहुत ही महान विद्वान भी थे, कवियों के आश्रय जाता था। इसीलिए तो देखिए यानी कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कवि रहते थे, यानी कि 8 महान कवि रहते थे। जिस प्रकार से अगर आप बात करें मराठा शासकों की तो वह यानी कि अमात्य,
अष्टमात्य के नाम से यानी कि उसका शासन किया जाता है। उसी प्रकार से जो इनके दरबारी कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज के नाम से पुकारा जाता है कृष्णदेवराय के हिसाब से। इसके साथ साथ वह खुद भी एक बहुत महान यानी कि विद्वान या लेखक थे, तो इसलिए उन्होंने तमिल साहित्य के अंदर तेलुगु भाषा के अंदर उन्होंने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की थी, जो कि तमिल साहित्य में है और इसकी रचना कृष्णदेवराय द्वारा भी की गई थी। आगे है उन्होंने हजारा एवं विठल स्वामी यानी कि जो मैसूर के पास है हजारा, और दूसरा विठल स्वामी के जो मंदिर का निर्माण है जो श्रेय जाता है वह और किसी को नहीं जाता, वह भी कृष्णदेवराय को जाता है। इससे पता चलता है कि उन्होंने युद्ध के साथ साथ साहित्य को आश्रय दिया, कवियों को आश्रय दिया, इसके साथ साथ समय भी एक महान कवि थे, और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू धर्म के यानी मंदिरों को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके तहत हजारा और विठल स्वामी का मंदिर उन्होंने बनवाया था। इसके साथ साथ वो स्थापत्य कला में बहुत निपुण थे, इसीलिए उन्होंने वहां पर एक शहर की स्थापना की, उसका नाम है नागलपुर शहर। नागलपुर शहर की जो स्थापना का श्रेय जाता है वह भी कृष्णदेवराय को जाता है। तो इसके साथ बाद में हम बात करें तो ये तो थी उपलब्धियां। कहा जाता है कि जैसे अपने पढ़ा है संगम वंश के समय भी विदेशी यात्री आए थे, तो इसी समय में यानी कि कृष्णदेवराय के समय में भी यानी कि विदेशी यात्री आया था डोमिगोस पायस, विदेशी यात्री है डोमिगोस पायस, और दूसरा बारबोसा पुर्तगाली यात्री। ये दोनों यात्री यानी कि इसी समय आए थे, कृष्णदेवराय के समय में आए थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समस्या जाती है, जैसे 1529 शासन होता है। कहा जाता है कि उस समय यानी कि अगर हम बात करें उत्तर भारत से, तो इधर से यानी कि जो बहमनी साम्राज्य था विजयनगर के, तो उनके आतंक का भय बना रहता था, वो आक्रमण करते थे। दूसरी पश्चिम से यानी यूरोप सागर था, वहां से पुर्तगाली यात्री यानी कि विदेशी आने लगे। तो कहने का अर्थ हुआ वहां पर यानी कि विजयनगर के अंदर त्रिसंघर्ष चलने लग गया था। इसी समय यानी कि लगभग जो बहमनी साम्राज्य था वह भी अब एकता के सूत्र में नहीं रहा था, वह भी अलग अलग 4-5 भागों में बिखर चुका था, जिसमें बीजापुर आता है, अहमदनगर आता है, गोलकुंडा आ जाता है, सीरगढ़ आ जाता है, तो काफी क्षेत्रों में वो टूट गया था। यानी कि कहा जाता है कि कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद में यानी कि इसके उत्तराधिकारी है वह अयोग्य और निर्बल यानी कि शासक थे, वो अच्छी तरह अपना शासन नहीं कर पाए। इसके बाद हम बात करें आगे 1565 ईस्वी में तालीकोट, 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी एवं तागड़ी का नाम भी दिया जाता है। तालीकोट के युद्ध को राक्षसी एवं तागड़ी का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि राक्षसी और तागड़ी के जो बीच का जो क्षेत्र था वह तालीकोट का क्षेत्र था, और यहाँ पर यह युद्ध होता है, इसलिए इसे राक्षसी तागड़ी या फिर तालीकोट के युद्ध के नाम से पुकारा जाता है। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, जो विजयनगर राजा साम्राज्य है वह यानी कि उसका जो शासक होता है वह पराजित हो जाता है, और वहां पर यानी कि इसका कारण क्या होता है? 1565 में तालीकोट के युद्ध में होने के कारण या पराजित होने के कारण क्या है, तो मैं आपको बता दूं कृष्णदेवराय के जो बाद के जो शासक आए वह अयोग्य निर्बल तो थे। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लाम धर्म से संबंधित काफी मंदिरों को यानी मस्जिदों को तोड़ दिया, अहमदनगर में मस्जिदों को तोड़ दिया। तो जैसे मस्जिदों को तोड़ा, इस कारण के जाएंगे जो बहमनी साम्राज्य जो इस्लाम धर्म से संबंधित शासित थे वे चारों इकट्ठे हो गए, जिसमें बीजापुर का हो गया, गोलकुंडा का हो गया, अहमदनगर का हो गया, बीदर का हो गया। तो ये सारे मुस्लिम शासक इकट्ठे हुए, इन चारों ने गुट बना करके विजयनगर पर आक्रमण किया, और विजयनगर के शासकों की इसमें पराजय होती है, और बहमनी साम्राज्य के यानी शासकों की यहाँ पर जीत हो जाती है। इसके बाद हम बात करें यानी कि तुल्लु वंश की हम चर्चा कर रहे हैं। तुल्लु वंश के अंदर कृष्णदेवराय की हम चर्चा करें तो तुल्लु वंश जो अंतिम शासक था वह यानी कि सदाशिव ने यानी कि शासन तो किया, अच्छा शासक था, हिंदू मंदिर भी बनाए, हिंदुओं का एक अच्छा योद्धा भी था। लेकिन यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो इसका मंत्री होता है राम राय, इसका शासन काल में ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है। तो यानी कि सदाशिव तो नाम मात्र का शासक होता है, ज्यादा शक्तियां राम राय के पास आ जाता है। कहीं ना कहीं इस वजह से भी यानी कि तुल्लु वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद में अरावली वंश आता है, वह भी कोई लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है, और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के अंदर यानी कि 4 वंश आए हैं, संगम वंश आया है, सालू वंश आया, तुल्लु वंश आया और अरावली वंश आया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इनका अंत हो जाता है, और विदेशी यात्रियों का आगमन भारत में हो जाता है, और विजयनगर के पतन पर चला जाता है। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक था वह विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय का था। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित था? तो कृष्णदेवराय तुल्लु वंश से संबंधित था। तुल्लु वंश की संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था। ठीक है, वीर नरसिंह का छोटा भाई कौन था? तो कृष्णदेवराय था।
कृष्णदेवराय का शासनकाल मैंने बोल दिया। तो इसके बारे में यानी कृष्णदेवराय के बारे में अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी यानी कि बाबर ने चर्चा की है, वो बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। ठीक है, इसके बाद उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो कृष्णदेवराय ने यानी कि आंध्र भोज, इसके साथ साथ अभिनव भोज की 2 उपाधियां धारण की। उसके बाद आगे हम बात करें गोलकुंडा को इसने जीता। उसके बाद में ये यानी कि इसके जो कवि दरबारी थे उन्हें अष्टदिग्गज के नाम से पुकारा जाता है। तेलुगु साहित्य कौन सा लिखा कृष्णदेवराय ने? तो इसका ये आ गया अमुक्तमाल्य आ गया। विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर किसने बनाया? तो इसका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि जो कृष्णदेवराय का शासनकाल था वो बहुत ही विजयनगर साम्राज्य के लिए उपयोगी था, लकी था। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।